देखो बेटा, करंट एसेट क्या होती है? हमने बोला करंट एसेट वो एसेट होती है जो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होती है, मतलब कि वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात को समझना क्या लिखवा रहा हूं। दीज आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड ऑन short term basis for the purpose of, ये purpose of converting into cash within a year। क्या कह रहा है? करंट एसेट वो एसेट होती है जिसको हम शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसका मेन पर्पस क्या होता है? कम समय में कैश में कन्वर्ट हो जाना, मतलब एक साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। बेटा मुझे कोई एक बच्चा किसी भी बिजनेस की कोई ऐसी चीज बता सकता है जो एक साल के अंदर अंदर वो कैश में बदल जाती है? दूध वाले के पास ऐसी क्या चीज होगी जो वो एक साल के अंदर अंदर ही उस चीज को बेचकर कैश कमा लेगा? मिल्क। मिल्क। तो मतलब दूध वाला दूध बेचेगा, चप्पल वाला चप्पल बेचेगा, मोमोज वाला मोमोज बेचेगा, चाय वाला चाय बेचेगा। तो इसका मतलब जिस चीज का बिजनेस होता है, तो इस उस इंसान के पास उस चीज का वो जो सामान उसके पास होता है, वो सामान क्या हो जाता है उसके लिए? करंट एसेट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम उसको गुड्स भी बोल सकते हैं, हम उसको स्टॉक भी बोल सकते हैं, हम उसको इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। बेटा कुछ फंडा समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। तो अब बेटा नीतू नीतू बेटा तेरे बिजनेस में इन्वेंट्री क्या होगी? मसाले। वेरी गुड। अच्छा, एक चाय वाले के लिए इन्वेंट्री क्या होगी? चाय। चाय। एक सब्जी वाले के लिए इन्वेंट्री क्या होगी? सब्जी। क्या वो सब्जी 10 साल तक संभाल के रखता है? नो सर। नहीं रखता। तो वो सब क्या बोला जाता है? उन सबको हम सिंपल सी लैंग्वेज में स्टॉक, गुड्स, इन्वेंट्री बोल सकते हैं। क्लियर पॉइंट? यस सर। और भी एक चीज होती है कैश। कैश भी हमारी करंट एसेट होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी कैश में होती है, तो इसको करंट एसेट बोल दिया जाता है। क्लियर? यस सर। अच्छा, एक और टर्म समझा रहा हूं, डेटर। डेटर क्या होता है? बेटा हमने लास्ट क्लास में वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको, करंट लायबिलिटी के बारे में, याद है? यस यस सर। बेटा करंट लायबिलिटी का मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, शॉर्ट टर्म लोन, और मैंने एक बताया था ट्रेड पेबल के नाम से, मैंने बोला था अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? अब सुनना मेरी बात को, ये डेटर क्या होता है और वो ट्रेड पेबल क्या होता है, उस बात का समझा। बेटा ये है एक दुकान वाला, और ये है एक कस्टमर। ये कौन है? कस्टमर। इसका नाम है रामू, इसका नाम है चंपा। चंपा कौन है? कस्टमर। रामू कौन है? शॉपकीपर। शॉपकीपर, मिठाई वाला है रामू। चंपा इसके पास आई, बोली रामू मुझे मिठाई दे। तो रामू क्या करेगा? इसको स्वीट्स बेच देगा, सेल कर देगा, है ना? जब रामू ने चंपा को स्वीट बेचा, तो रामू इससे क्या मांगेगा? पैसे। पैसे। अगर चंपा ने पैसे दे दिए तो इसको हम बोलेंगे कैश सेल। रामू क्या बोलेगा? कैश सेल। और चंपा क्या बोलेगी? कैश परचेज। क्लियर पॉइंट? यस अगर सर। चंपा बोलती है कि रामू मैं बाद में पैसे दूंगी,
तो उसको क्या बोलेंगे, उधार पे खरीदा, क्रेडिट। तो रामू बोलेगा अच्छा क्रेडिट सेल, और ये क्या बोलेगी, क्रेडिट परचेज। कोई दिक्कत? नो सर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से सुनना। प्रियंका बेटा ध्यान से सुनना। अब रामू के लिए चंपा सरदर्दी है कि कमाई है? सरदर्दी। रामू के लिए बेटा कमाई है, क्योंकि रामू को पता है चंपा का घर मेरे घर के पीछे ही है, आज नहीं तो कल मैं पैसे ले ही लूंगा। तो रामू के लिए फायदा ही है ना, सामान तो बिक गया उसका। यस। चंपा के लिए सरदर्दी है कि क्या है? चंपा की सरदर्दी है, क्योंकि उसको पैसे देने पड़ेंगे रामू को। चंपा के लिए लायबिलिटी बन गई ना, कर्जा बढ़ गया, चंपा का कर्जा बढ़ गया। रामू की कमाई बढ़ गई लेकिन पैसे अभी नहीं मिले। बात समझ आई? यस सर। अब मुझे सिंपल सी एक बात का जवाब दे दो कि जो रामू ने चंपा को मिठाई बेची है, उसका पैसा रामू उससे कितने दिन में लेगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 साल, 15 साल, 25 साल, या 6 महीने, या 1 साल के अंदर अंदर? 1 साल के अंदर अंदर। मतलब रामू 1 ये साल। तो नहीं बोलेगा कि चंपा 10 साल के पैसे दियो मुझे, या 2 साल के बाद दियो, नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा भाई, पैसे कब देगी? वो चंपा खुद ही बोलेगी 2-3 दिन में दे दूंगी, या 1 महीने में दे दूंगी, सीधी सी बात है। तो इनको कहते हैं शॉर्ट टर्म, ये सारा क्या है, शॉर्ट टर्म पर्पस। तो रामू इसको क्या बोल के बुलाएगा, चंपा तू मेरी डेटर है। क्या है? रामू ने चंपा को क्या बोला, तू मेरी डेटर है। तो डेटर कब बनता है, अगर कोई दुकान वाला उधार सामान बेचता है तो सामने वाला कस्टमर उसके लिए डेटर बन जाता है। समझ आई बात की नहीं समझ आई? यस सर। यस सर। दूसरे शब्दों में बता रहा हूं, अगर मैंने किसी से पैसे लेने हैं तो सामने वाला मेरा डेटर है। ये समझ आई बात? यस सर। अगर मैंने तुम लोगों से फीस लेनी है तो तुम लोग मेरे लिए कौन बन गए, डेटर। डेटर बन गए। क्लियर पॉइंट? यस सर। अब आगे Yes, बढ़ sir. रहा हूं। अब चंपा ने रामू को पैसे देने हैं, तो जब रामू ने इसको डेटर बोल के बुलाया, चंपा को क्या आ गई, खुंदक आ गई। चंपा को खुंदक गई, तो चंपा भी क्या बोल रही, मैं भी रामू तेरा एक नाम रखूंगी। तो चंपा ने इसका क्या नाम रखा कि रामू तू मेरा क्रेडिटर है। क्या है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब मैंने अगर किसी को पैसे देने हैं तो वो बंदा मेरे लिए क्रेडिटर है। मैं अगर उधार सामान खरीद के लाया तो सामने वाला दुकान वाला मेरे लिए क्रेडिटर है। बात दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी? यस Yes. सर। ठीक है बेटा, डेटर मेरे लिए करंट एसेट होता है। क्या होता है? करंट एसेट। और क्रेडिटर मेरे लिए क्या होती है, करंट लायबिलिटी। एनी डाउट? नो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रियंका है कि चली गई? प्रियंका है लेकिन उसकी हाँ आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटा देखो, जब मैं कुछ पूछता हूं अगर आंसर देते रहोगे साथ के साथ ना, तो ज्यादा तुम्हें समझ भी आएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं सामने ही बैठा हूं। ठीक है? सर। हाँ बेटा 1 मिनट रुक जाओ। हमारी मुलाकात तो वैसे कभी हुई नहीं है। देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे आगे। मेरी आवाज डबल तो नहीं आ रही किसी को? नो नो सर। सर। ठीक है, मैं दिख रहा हूँ? यस सर। मैंने इसलिए दिखा दिया, कभी मुलाकात हुई नहीं तो देख ही लो। और बेटा आगे बढ़ते, ध्यान सुनना मेरी बात पर। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज के, आगे की थोड़ी सी। अब छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं।
मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, तुम मेरे डेटर हो, एक्चुअल में तुम मेरे डेटर नहीं हो, मैंने एग्जांपल समझाने के लिए बताया था। डेटर कब बनता है इंसान वो भी समझना। अगर मैंने क्रेडिट सेल किया, मतलब कि मैंने तुम लोगों को सामान बेचा, तब मैं तुम्हें डेटर बुलाऊंगा। जब मैंने तुम्हें कुछ बेचा ही नहीं तो मैं डेटर क्यों बुलाऊं तुम्हें? पहली बात क्लियर होगी, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए, क्या दिए? पैसे उधार दिए, मैं तब भी तुम्हें क्या बोल के बुलाऊंगा? डेटर बोल के बुलाऊंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों से पैसे मांगता हूं। यहां तक समझ आई कि बात नहीं समझ आई? यस सर। Yes, ठीक है बेटा, ओके बेटा। तो मतलब अब तुम्हें डेटर और क्रेडिटर का फंडा समझ आ गया। बेटा श्रेयांश, तू सुबह उठा, सुबह उठ के दूध लेने गया, ठीक है। जब दूध लेने गया तो दूध वाले के पास पहुंचा, तो दूध वाले को बोला कि भैया 1 लीटर दूध दे दो और खाते में लिख लेना। क्लियर? तो दूध वाले से तू yes, sir. दूध लेके घर पर आ गया। अब मुझे ये बता, दूध वाला तेरे लिए कौन है, डेटर की क्रेडिटर? दोबारा बेटा आवाज नहीं आई। Creditor, क्रेडिटर। और दुकान वाला तुझे क्या बोल के बुलाएगा? debtor. डेटर। सबको ये फंडा क्लियर हो गया डेटर और क्रेडिटर का? यस सर। ठीक है, Yes, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ तक ये डेटर क्रेडिटर का फंडा खत्म। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी फिनिश। ठीक है, ठीक है। आप बात को सुनो। अब एक और चीज बता रहा हूँ बेटा, एक ना आजकल टर्म इस्तेमाल होती है, इसको बोलते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल। दूसरा टर्म इस्तेमाल होता है ट्रेड पेबल। इन दोनों का मतलब क्या होता है समझो। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, इन दोनों को जोड़कर क्या बोला गया? ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, इन दोनों को जोड़ के क्या बोला गया? ट्रेड पेबल। मैंने आपको डेटर और क्रेडिट का मतलब समझा दिया है, इन दोनों का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा, एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, तब डिस्कस करेंगे। अभी दिमाग से इसको निकाल देना। अभी याद रखना कि डेटर को ही ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं और क्रेडिटर को ही ट्रेड पेबल बोलते हैं। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। आगे बढ़ते हैं, चलो। yes, हाँ, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? फिक्टिशियस एसेट। याद है फिक्टिशियस एसेट हम पढ़ रहे थे? यस सर। yes, फिक्टिशियस sir. एसेट। बेटा फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है मन घड़ंत एसेट। मन घड़ंत एसेट का मतलब, बेटा भूत देखा है कभी? क्या सर? भूत देखा है? भूत? नो सर। तो जब No, तुमने sir. देखा ही नहीं, लोग कहते हैं भूत है भूत है, हम क्या बोलते हैं? मन घड़ंत कहानियां मत बना। तो ऐसी फिक्टिशियस एसेट को भी मन घड़ंत क्यों बोला गया है? कहता है दीज आर दोज एसेट which are not tangible nor intangible। कहता है ये वो एसेट है, ना ही ये टेंजिबल है ना ही ये इंटेंजिबल है। तो भैया है क्या? देखेंगे अब हम। तो ये क्या है? हमने बोला दीज आर दोज, एक सेकेंड, क्या लिख रहा हूं? दीज आर द लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर। इन द ईयर। अब दे बात को समझो ध्यान से, क्या ये बोल रहा हूं। कह रहा है दीज आर द लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर। बेटा लॉसेस क्या है? लो, मतलब कि बेटा ये एक ऐसा एसेट है जिसको तुम एक साल में खत्म नहीं कर सकते, तुम्हें समय लगेगा उसको। बेटा तेरे बिजनेस का जो टर्नओवर है, मतलब तू बिजनेस में पूरे साल कमाता ही 1 लाख रुपए है। सोच, भगवान ना करे किसी साल तेरे बिजनेस का जो लॉस है वो 2 लाख चला जाए, तो क्या बेटा ये 2 लाख रुपए तू एक साथ खत्म कर सकता है? No, sir. हम बोलेंगे जब भैया मेरे पूरे बिजनेस की कमाई 1 लाख रुपए है तो 2 लाख का घाटा कैसे कर लूंगा? तो गवर्नमेंट कहती है आप एक काम करना, इसको किस्तों में बांट देना। मतलब
मैंने बोला कि भैया 2 लाख को ना मैं आपने 10,000 करके बांट सकता हूं। तो हमने क्या किया, 10,000 अगर कट जाएंगे तो बेटा कितने साल में ये लॉस रिकवर हो जाएगा? बेटा किसकी ज्यादा आवाज आ रही है? माइक किसका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है? थोड़ा सा बंद कर लेगा वो प्लीज। 2 लाख डिवाइड बाई 10,000 कह रहा है। मैंने बोला कि भैया 20 साल के अंदर ये लॉस मेरा रिकवर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हर साल जैसे ये मेरी गुल्लक है, इसमें है 2 लाख का घाटा, मैं क्या करूंगा 10,000 निकालूंगा, इस साल घाटा सहन कर लूंगा, 1,90,000 बच जाएगा। ये जो 90 बच गया इसी को क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस एसेट। क्या एक्चुअल में ये एसेट है तुम्हारी? नो सर। जब एसेट ही नहीं है, बस हम मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि हाँ भाई 1,90 मेरा एसेट बचा, फिर अगले साल 10,000 घाटा कर लो, सहन कर लूंगा, मैं बोलूंगा अब 1,80 का घाटा बच गया, मैंने कहा ये मेरी एसेट है। फिर ऐसे ही करते 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 मैं 20 साल निकाल दूंगा। बात समझे बेटा, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अब हम? यस यस। देखेंगे बेटा आगे। अब मैंने कैमरा बंद कर दिया, कारण क्या है, मेरा सिस्टम थोड़ा सा लैग मार रहा है, दिक्कत हो जाएगी रिकॉर्डिंग करने में। आओ आगे बढ़ते हैं हम। देखो आगे हमारा टॉपिक आता है अगला, एक्सपेंडिचर के बारे में। हमने कुछ बातें सीखनी है, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, इनकम, एक्सपेंस, गेन्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस। हमारा आज का टॉपिक ये है, हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा। देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं रिसीट की। बेटा रिसीट का मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। मिलना मतलब मुलाकात वाला मिलना नहीं। मिलना मतलब क्या बोल रहा हूं यहां पर, कि मुझे पैसे मिले, वो वाला मिलना। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हमने बोला रिसीट क्या है, इट इज द अमाउंट विच इज received or is receivable by the business in its received or receivable, it is the amount which is received or receivable for selling goods, सर्विसेज और एसेट्स। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला रिसीट का मतलब क्या है। रिसीट एक वो अमाउंट है जो मिल चुका होता है, रिसीव्ड, या फिर मिलने वाला है। कैसे मिलता है? या तो सामान बेचने से मिलता है, या तो सर्विस बेचने से मिलता है, या तो एसेट बेचने से मिलता है। बेटा सब्जी वाला तुम्हें एसेट बेच रहा है, या गुड्स बेच रहा है, या सर्विस बेच रहा है? गुड्स। गुड्स बेच गुड्स। गुड्स बेच रहा है। मैं तुम्हें सर्विस बेच रहा हूँ, एसेट बेच रहा हूँ, गुड्स बेच रहा हूँ? सर्विस। मैं सर्विस बेच रहा हूँ। अगर तुम किसी दुकान पे गए और तुमने वहां से क्या लिया, एक बड़ा टीवी खरीदा, और टीवी बाद में आकर तुम बेचते हो, मतलब तुमने पुराना हो गया टीवी बेच दिया, तो वो क्या हुआ, वो तुमने क्या बेचा, गुड्स बेचा, एसेट बेचा कि सर्विस बेचा? एसेट बेचा। गुड्स। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब बात आती है जो रिसीट होते हैं कितने टाइप के होते हैं। बेटा हमारे पास जो रिसीट है वो 2 टाइप के होते हैं। रिसीट 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू रिसीट, दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। बेटा रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में सिंपल सी एक डिफरेंस समझा दूंगा, दिमाग में सेट कर लेना। बेटा अगर कुछ एक बार मिले, सॉरी ये रिसीट कौन सा है, रेवेन्यू,
अगर पैसा तुम्हें बार बार मिल रहा है, कितनी बार मिल रहा है? बार बार मिल रहा है, बार बार। तो उसको रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। अगर एक बार मिल रहा है उसको कैपिटल रिसीट कहते हैं। फंडा समझ आया कि नहीं समझ आया? मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, Yes. पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं समझ आया? आ Yes, गया? sir. Yes, sir. आ गया। बेटा सब्जी वाला अगर अपना सब्जी बेचे तो उसको पैसा एक बार मिलेगा कि बार बार मिलेगा? बार बार मिलेगा। मतलब पूरा साल ही वो बेचता रहेगा और पैसे कमाता रहेगा, है ना? यस सर। तो बेटा उसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। बेटा क्या नाम है, हाँ, अगर सब्जी वाला अपना तराजू बेच दे, तराजू उसके लिए तो फिक्स एसेट होती है ना, यस सर। तो अगर तराजू बेच दे तो उसको पैसा बार बार मिलेगा कि एक बार मिलेगा? एक बार। एक बार मिलेगा, बार। उसको कैपिटल रिसीट बोलेंगे। तो मतलब अगर कोई बिजनेसमैन अपना स्टॉक बेचता है, क्या बेचता है? स्टॉक बेचता है या गुड्स बेचता है या इन्वेंट्री बेचता है, तो उससे जो पैसा कमाएगा उसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू रिसीट। अगर कोई बिजनेसमैन अपना फिक्स्ड एसेट बेचता है, क्या बेचता है? फिक्स्ड एसेट बेचता है, तो उससे जो पैसा मिलेगा उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल रिसीट। एसेट। एनी डाउट? नो सर। फंडा क्लियर? आगे यस बढ़ते सर। हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। थोड़ा सा इनके बारे में लिखवा दूं कि रहने दूं, या बुक से रीड कर लोगे अपनी टीएस ग्रेवाल से? थोड़ा सा बेटा सेल्फ स्टडी भी करना, टीएस ग्रेवाल जो तुम्हारे पास बुक है उसको रीड भी करना, ठीक है ना? जहां मुझे जरूरत होगी वो सब चीजें मैं लिखवाता हुआ चलूंगा। अगला है बेटा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कहानी सेम, वहां पैसे मिले तो यहाँ खर्च होंगे। इट इज द अमाउंट स्पेंट और liability incurred for acquiring assets, goods और सर्विसेज। क्या कहता है? ये वो अमाउंट है, खर्चा है, मतलब ये क्या है, हमने खर्च कर रहे हैं या कोई लायबिलिटी वाले को पैसे दे रहे हैं, एसेट को खरीदने की वजह से, गुड्स को खरीदने की वजह से, या फिर सर्विस को खरीदने की वजह से हमारा पैसा जो भी खर्च हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है? हमने बोला एक्सपेंडिचर हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दो नहीं तीन टाइप की लिखना। एक होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात को समझना तीनों। बेटा प्रियंका तेरे को समझ आ रही है बेटा? यस सर। आज तेरा नेटवर्क सही काम कर रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो बार बार होता है। देखो कितनी सिंपल सी बात, जो खर्चा बार बार होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो खर्चा एक बार होगा और वो जो खर्चा तुमने किया है उससे तुम्हारी कमाई भी बढ़ जाएगी, कमाई भी बढ़ जाएगी। बेटा हिंदी में लिखवा रहा कोई दिक्कत तो नहीं? हमने बोला जो खर्चा एक बार होता है और उससे हमारी कमाई भी बढ़ जाएगी उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? और ये वो खर्चा है, वो खर्चा जो एक साल में
पूरा ना कर सके, पूरा ना कर सके, मतलब समझाऊंगा, कर सके, इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं भी तीनों घर में लिखवा दूंगा, बात को समझना। बेटा बिजनेसमैन की बात समझते हैं। बेटा मोमोज वाले की दुकान पे गए हो ना तुम? यस सर। सुनना Yes, मेरी sir. बात। बेटा मोमोज वाले का, बेटा देखो, बार बार का मतलब होता है पूरा साल 12 महीने, और एक बार का मतलब होता है 12 महीने में एक बार। ठीक है, ये बात तो याद रखना। मैं बार बार मतलब पूरा एक अकाउंटिंग पीरियड की बात चल रही होती है, और एक बार का मतलब भी पूरे अकाउंटिंग पीरियड की बात चल रही होती है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर एक मोमोज वाले की दुकान पे हम पहुंचे, तो मुझे बताओ मोमोज वाला ऐसा कौन सा खर्चा है जो डेली करता होगा, या बार बार करता होगा, या हर महीने करता होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल देता होगा, मोमोज बनाता होगा या खरीदता होगा, या गैस भरवाता होगा, उसके पास जो छोटू काम कर रहा है उसको सैलरी देता होगा। बात समझ आ गई? यस सर। तो उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो यहां लिख देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने बोला इट इज दैट एक्सपेंडिचर द बेनिफिट of which is consumed or exhausted within accounting period, which is consumed within accounting period. अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होता है? 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड। क्या कह रहा है? ये वो खर्चा है जिससे क्या होता है? बेनिफिट होता है। इट इज दैट एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड। मतलब इस खर्चे का जो हम बेनिफिट है वो हम एक साल के अंदर अंदर ले सकते हैं, मतलब हम पूरे अकाउंटिंग पीरियड में इसका फायदा ले सकते हैं। भैया अगर मैं मोमोज खरीद के ला रहा हूँ, तो उसको बेच के उसका फायदा भी तो लूंगा। तो कहते हैं इसका हम क्या कर सकते हैं? फायदा ले सकते हैं एक साल के अंदर अंदर। दूसरी बात क्या कह रहा? These are the amount spent for the purpose which are directly related to the business entity, like cost of goods sold, rent, electricity, एक्सेट्रा। बेटा बात समझ गए क्या कहना चाहता है वो? कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चे, एक्सपेंडिचर, वो खर्चे जिसका बेनिफिट हम एक अकाउंटिंग पीरियड में ले सकते हैं, और ये वो खर्चे हैं जिसका पर्पस क्या होता है? बिजनेस की एंटिटी में डायरेक्ट खर्च। इसका जो पर्पस होता है बिजनेस की एंटिटी में डायरेक्टली पर्पस होता है क्या? जैसे कि जो सामान बेच रहे हैं उसकी कीमत कितनी होगी, या रेंट भर रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी भर रहे हैं। लाइक मैं मोमोज कितने के बनाता हूँ, कितना खर्चा मोमोज पे होता है, कितना रेंट भरता हूँ, कितने का बिजली का बिल भरता हूँ, इन सबको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बेटा बात समझ आई कि नहीं समझ आई? प्रियंका, आशुतोष, नीतू, श्रेयांश, बेटा बात समझ आ गई है वाली? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसलिए लिखवा दिया क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने लिखवा दिया, आगे समझना। अच्छा फिर मैं एग्जांपल पूछूंगा, मुझे बताना तुम लोग। अगला है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जो एक बार खर्च हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा मोमोज वाले ने क्या किया? उसके बर्तन पुराने हो गए, उसने उसको बेचा और एक नया बर्तन ले आया। तो जो नया बर्तन लेके आया है वो कितनी बार लेके आएगा? साल के अंदर कितनी बार खरीदेगा उस बर्तन को? एक बार। एक बार ही खरीदेगा, क्योंकि भैया फिक्स एसेट तो एक ही बार खरीदे जाते हैं ना।
जब तक चल रहे हैं चलाएंगे, जब नहीं चलेगा तब बेच देंगे उसको। तो उस खर्चे को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बेटा वो जो बर्तन खरीद के लाया नया वाला, क्या उससे उसकी कमाई बढ़ जाएगी? Yes, sir. बढ़ जाएगी। छोटा सा एग्जांपल समझो, बर्तन पुराना हो गया, मोमोज गर्म होने में टाइम लगते हैं, शायद वो अब बड़ा बर्तन लेके आएगा, तो बड़ा बर्तन में ज्यादा मोमोज गर्म करेगा तो ज्यादा लोगों को खिलाएगा। तो मतलब उसने एक ऐसा खर्चा किया एक बार जिससे उसकी कमाई बढ़ गई। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. It is the amount incurred to acquire tangible or intangible assets, or the amount spent on improving, देखो क्या लिख रहा हूं, improving the existing asset, which increase the earning capacity of the business. क्या कहना चाहता है वो? कहता मैंने एक ऐसा खर्चा किया अपने टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट के ऊपर, या फिर उस एसेट की इंप्रूविंग करने के लिए, मतलब उसको ठीक करवाने पे ऐसा खर्चा किया जिससे मेरी एसेट ने मेरी कमाई को बढ़ा दिया। बात को समझना बताता हूं, छोटी सी बात समझो। बेटा एक बिल्डिंग है, तुमने अपने, मान लो तुम लोग ग्राउंड पे रहते हो, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर खाली पड़ा हुआ है, टूटा फूटा था, तुम लोगों ने ढंग से मरम्मत करी, बढ़िया तरीके से सजा दिया उसको। क्या इस खर्चे ने तुम्हें अर्निंग बढ़ाई? तुम्हारी इस खर्चे ने? Yes, sir. जब मैंने अच्छा सा खर्चा किया, डेकोरेशन अच्छी करी, तो मेरी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो मतलब मैंने क्या किया? इम्प्रूव किया। तो मैंने क्या किया? इम्प्रूव किया, अपने एसेट को इम्प्रूव किया, जिससे मेरा कमाई बढ़ गई। दूसरी चीज, मान लो तुम्हारा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है और उसके ऊपर तुम्हारे कमरे नहीं बने हुए, तुमने एक मकान बना दिया, उसके ऊपर एक और फ्लोर खड़ा कर दिया, तो तुमने मुझे बताओ इम्प्रूव किया कि नया खर्चा किया? नया खर्चा किया। नया खर्चा किया। बेटा ये खर्चा कितनी बार होगा? एक बार। एक बार होगा। इस खर्चे ने क्या तुम्हारी कमाई बढ़ाई? Yes, sir. हमने बोला हाँ, रेंट पे चढ़ाएंगे तो कमाई बढ़ Yes, जाएगी। sir. तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला बेटा पॉइंट हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा क्या होता है, बात को समझो। बेटा नीतू, अगर अक्षय कुमार किसी एड में काम करेगा, मतलब कोई वो एडवर्टाइज करता है, तो वो कितने पैसे लेगा? 10,000 की 20,000 रुपए? I think sir 20,000। 20,000 रुपए लेगा अक्षय कुमार? हाँ? उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। अच्छा, कितना फिर भी अंदाजा? सर 3-4 लाख। मेरे ख्याल से तो भैया कम से कम 30-40 लाख रुपए ले लेते हैं हम लोग। चलो मान लेते हैं 3-4 लाख रुपए, या मैं मान के चलते 1 करोड़ रुपए लिए, ठीक है, मान लो। बेटा अब खुद सोचो आप, जब कभी कोई मतलब कि एक ऐसा खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो पूरा साल ही होना होता है, और वो इतनी मोटी रकम में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो, तो क्या कोई कंपनी एक बारी में वो खर्चा झेल पाएगी? हाँ बताओ बेटा। No, sir. तो कंपनी क्या करती है, उसको ना अपने आने वाले सालों में डिवाइड कर देती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना फिक्टिशियस एसेट, हमने ऊपर पढ़ा था फिक्टिशियस एसेट बांट दिए उसने 20 साल तक, भैया खर्चे धीरे धीरे करके राइट ऑफ करता रहूंगा। तो यहाँ पर भी वही मतलब है, बात को समझो, समझ आ जाएगा। हमने बोला दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर। एक्चुअल में डेफर्ड रेवेन्यू एक रेवेन्यू की तरह ही खर्चा है, बार बार होता है, लेकिन ये इतना बड़ा खर्चा होता है जिसको हम एक साल में राइट ऑफ कर ही नहीं सकते। हमें इसको एक साल से ज्यादा समय लगता है खत्म करने के लिए। मान लो मेरे को पता है मेरी कंपनी में अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूं
जैसे मैं अपने अगर इंस्टीट्यूट की एडवर्टाइजमेंट करूं, मुझे पता है मैं महीने में 10,000 तक का खर्चा अपने इंस्टीट्यूट में, या साल में मैं 10,000 का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा झेल सकता हूं। लेकिन अचानक से अक्षय कुमार ने बोला मुझे तू 2 लाख रुपए दे दे, मैं तेरा एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ। मैंने कहा सर मैं 2 लाख तो दे दूंगा, लेकिन इतना बड़ा खर्चा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कह रहा भाई तेरी कमाई भी तो होगी, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इस भी 2 लाख के खर्चे को 10,000 करके बांट दूंगा, मतलब मैं 20 सालों तक इस खर्चे को बांटता रहूंगा। तो मतलब थोड़ा सा इस साल दिया, फिर अगले साल खर्च एसेट मान लूंगा, फिर मानूंगा, फिर एसेट मान लूंगा, इस तरीके से मेरा चलता चला जाएगा। समझ आई कि नहीं समझ आई बात? यस सर। तो मतलब ये एक इतना बड़े अमाउंट का खर्चा है जो एक साल में मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, तो मैं इसको हर साल थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करता रहता हूँ। इसी को कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक ही एग्जांपल याद रखना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्वेश्चन कभी आता है तो लिखा रहेगा ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है आपको 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड करना है। क्या करना है? 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड करना है। तो समझ जाना ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? यस सर। अगला बेटा देख, अगला है इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है? कमाई। हमने बोला इट इज द प्रॉफिट earned during an accounting period which is calculated as the difference between revenue and expenses. revenue and expenses सीधे शब्द में बोलूं तो क्या होता है? इनकम इक्वल टू सेल माइनस एक्सपेंस। समझ आई मेरी बात? अगर मैं अपनी कमाई से खर्चों को, मतलब अगर मैं अपने सेल में से खर्चे माइनस कर दूं तो मेरी इनकम का पता लग जाएगा। जैसे कि एक समोसा मार्केट में 15 का होता है, उसने बोला भैया इसको बनाने में मेरे 12 रुपए खर्च हुए, तो उसको कितने का फायदा हुआ? 3 रुपए का। तो एक्चुअल में 3 रुपए उसकी कमाई मानी जाएगी। समझ आ गई मेरी बात? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. यस। ठीक है आगे। यस सर। बेटा अगला है एक्सपेंसेस। हमने ऊपर एक्सपेंडिचर पढ़ा था, ये है एक्सपेंसेस। मतलब कि हम यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। एक्सपेंस का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं चल। ये क्या कहता? इट इज द कॉस्ट। कह रहा है ये वो कॉस्ट है जिसको हम झेलते हैं, इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। कह रहा है ये वो खर्चा है जिसको हम कमाने के लिए खर्च करते हैं। बेटा एक बिजनेसमैन ऐसा क्या खर्चा करेगा जिससे उस खर्चे को करने के बाद ही कमा सकता है? बताओगे मुझे? वो खर्चा किए बिना वो कमा ही नहीं सकता। बताओ कौन सा खर्चा है? परचेजेस ऑफ गुड। यस, परचेज ऑफ गुड्स। भैया जब तक दूध वाला दूध नहीं खरीदेगा तो बेचेगा क्या? इट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। कह रहा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये खर्चा होता है। और मॉनेटरी मेजर ऑफ इनपुट। कह रहा है इसमें जितना भी इनपुट है, मतलब कि अगर किसी समोसे वाले ने समोसा बनाने के लिए जो भी खर्चा किया, तो उन सबको देखेगा ना भाई, मैंने मसाला कितने का डाला, आलू कितने का डाला, तो उन इनपुट को मेजर कर लेगा पैसों में। क्लियर पॉइंट? यस सर। और रिसोर्सेस कंज्यूम, या फिर जितना भी उसने इस्तेमाल किया उन सब का पैसा का हिसाब निकाल लेगा। इसी को कहते हैं खर्चा। क्लियर? Yes, sir. यस और सर। साथ में इसके अंदर और क्या आता है? इट इंक्लूड, जैसे कि सैलरी भी मैंने दी वो भी जोड़ा जाएगा, मैंने दिहाड़ी भी दी वो भी जोड़ा जाएगा, ठीक है? तो ये सारे खर्चे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये दोनों याद रखना, सैलरी दी, वेजेस दी, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, ये सारा का सारा क्या आ जाएगा? खर्चों में शामिल हो जाती है। इनको भी खर्चा बोला जाता है। मतलब सामान की कीमत प्लस ये खर्चे दोनों को मिला के ही खर्चे बोले जाते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट बेटा, खर्चों के कुछ टाइप हैं। एक है प्रीपेड एक्सपेंस और एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पेड नॉट ड्यू, मतलब तुमने पैसे दे दिए, अभी उनकी तरफ से पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, या उनका काम अभी शुरू भी नहीं हुआ, मैंने पहले ही पैसे दे दिए। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, मतलब कि मैं काम कर चुका हूं लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। देखो, प्रीपेड मतलब मैंने एडवांस में पैसा दे दिया, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक मैंने पैसा ही नहीं दिया बल्कि मुझे देना बाकी है। कुछ समझ आई मेरी बात? नहीं समझ आई? Yes, sir. आ गई सर। जैसे कि मैंने केले वाले को बोला, भाई ये 50 रुपए पकड़, कल तेरे से केला लूंगा, तो मैंने पहले से एडवांस पेमेंट कर दी ना, तो मैंने कहा पेड नॉट ड्यू, मतलब अभी तक केले खरीदे भी नहीं है, मतलब मेरे ऊपर सरदर्दी चढ़ी नहीं, पहले मैंने पेमेंट कर दी, तो बेटा ये मेरे लिए करंट एसेट बन जाती है। क्या बन जाती है? करंट करंट एसेट। एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कि भैया मेरा खर्चा ड्यू है लेकिन अभी तक पे नहीं करा। मेरे पास एक बंदा काम करता है, 1 महीने काम कर चुका है, मैंने कहा भाई पैसे इस महीने नहीं अगले महीने दियो, तो मतलब मुझे पैसे देने हैं लेकिन अभी तक दिए नहीं है, तो मेरे लिए क्या सरदर्दी, मतलब ये क्या बन जाती है? करंट लायबिलिटी। याद रहेगी बात? यस सर। Yes, sir. ये हो गए 2 टाइप के तुम्हारे एक्सपेंसेस। आगे बढ़ूं? Sir. अगला बेटा देखो, बस बेटा थोड़ा सा रह गया, जो आज का हमारा टॉपिक था वो खत्म हो जाएगा। एक है प्रॉफिट। कहता है ये देखो, ऊपर इनकम था, ये प्रॉफिट है, दोनों लगभग एक जैसा ही है। कह रहा है इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कह रहा है अगर किसी बिजनेस ने अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा कमाया तो उसको प्रॉफिट बोला जाता है। जैसे कि बेटा दूध वाले के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी दूध बेचना होगा, सब्जी वाले के लिए सब्जी बेचना होगा, चाय वाले के लिए चाय बेचना होगा। कुछ फंडा समझे कि नहीं समझे? यस Yes, सर। sir. तो मतलब जो बंदा जिस चीज का काम कर रहा है उसी बिजनेस से अगर पैसा कमाता है, उन्हीं चीजों को बेच के, तो उसके लिए जो पैसा आएगा उसको प्रॉफिट बोला जाएगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अगर कोई बंदा अपना फिक्स्ड एसेट बेचता है, क्या बेचता है? फिक्स्ड एसेट। और वहां से अगर कुछ उसको फायदा हुआ, उस फायदे को गेन बोलेंगे। यही डिफरेंस है प्रॉफिट और गेन में, दोनों का मतलब ही फायदा होता है, बस ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाता है, ये फिक्स्ड एसेट को बेचकर कमाता है। क्लियर? Yes, sir. जैसे Yes, कि मैंने OLX से एक किट खरीदी, क्रिकेट किट। मैंने OLX में क्या किया, पुरानी किट खरीदी, मुझे 2500 की मिली, मैंने उसी को OLX में बेच दिया 4000 का, तो बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ कि गेन हुआ? सर दोनों हुआ। मुझे गेन हुआ। क्या मेरा बिजनेस है किट बेचना? No, sir. No, 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 sir. No, sir. हाँ, तो मैंने फिक्स्ड एसेट बेचा तो उसको गेन बोलेंगे। समझ आ गई बात? यस सर। Yes, sir. अगला है लॉस। लॉस का मतलब तुम्हें पता ही होगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। अगर तुम्हारी कमाई से तुम्हारे खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, उसको जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? लॉस बोलेंगे, घाटा। कोई दिक्कत? नो सर। ये सिंपल सा काम था। ठीक है, समझ आ गई बात? तो बेटा जो आज का Yes, हमारा sir. टॉपिक था पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, 5 चीजें समझ ली। रिसीट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, गेन क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, अब अगली क्लास में हम इसके अंदर थोड़े से और बचे हुए हैं बेसिक टर्म्स, उसको खत्म करेंगे, और अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है?